सर एक चीज़ आपसे पूछनी थी। ये मैंने ना एक एक वीक से जावास्क्रिप्ट की कर रहा था प्रैक्टिस, कोर जावास्क्रिप्ट के। बट एक दोस्त ने कहा हम्म। था कि जे क्यूरी ज़्यादा यूज़ होगी। आप इस बारे में क्या कहेंगे फ्रंट एंड के हवाले से? लाजमी नहीं है jQuery ज्यादा यूज हो, क्योंकि jQuery वैसे भी अब पुरानी होती जा रही है, उससे ऊपर लाइब्रेरीज आ गई हुई हैं। इवन बूटस्ट्रैप वगैरह ने अपना सब कुछ कर लिया हुआ है। तो jQuery ठीक है, यूज होगी, लेकिन इतनी jQuery वहां पर यूज होगी जहां पर आपने प्लगइन्स लगाए हैं सेपरेट, यानी कि कैरोसेल लगाना है आपने, कोई कोई टिकर लगा दिया या इस तरह की चीजें, तब jQuery यूज होगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट तो आनी चाहिए ना, jQuery तो उसका फ्रेमवर्क ही है। ठीक है सर, मीन्स के सर मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। कोर जावास्क्रिप्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। jQuery तो एक फ्रेमवर्क ही है ना, उसको आपने इस्तेमाल करना सीखना, बस बने बने क्लासेस यूज करनी है आप। हम्म। ठीक है सर। अच्छा जी, लास्ट क्लास को पहले थोड़ा सा उसकी याद दहानी ताज़ा कर लेते हैं, और दूसरा जो है वो टॉपिक हमने दोबारा कवर करना है कि लास्ट टाइम जो है वो उसका हमारी रिकॉर्डिंग का भी इशू था, और चीज़ें जो है वो दोबारा से समझने की ज़रूरत थी आप लोगों को। तो इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो लास्ट क्लास में मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेन की थी, पहले उनका आप लोगों से क्वेश्चन आंसर हो जाए। पहले मुझे ये बताएं कि इंडेक्स डॉट पी एच पी किस काम आती है हमारे, हमने इसमें क्या किया? हाँ जी, बोलो। जी सर, सर इंडेक्स डॉट पीएचपी हमारी तब कॉल मेन जेनेरिक टेम्पलेट फाइल होती है। जब भी वर्डप्रेस को ना टेम्पलेट हायरार्की होती है कि वो सर्च करता है टेम्पलेट्स को नाम से। अगर उसको कोई फाइल भी नहीं मिलती तब वो मेनली सबसे पहले इंडेक्स डॉट पीएचपी को कॉल करता है। ये डिफॉल्ट कॉलिंग फाइल होती है। सर ये यानी ठीक है। मेन फाइल है, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट में जिस तरह स्टाइल डॉट सी एस एस, और ये मीन्स के बेसिक रिक्वायरमेंट हैं एक थीम के लिए। ये हम्म। कंपलसरी है, इनके बिना यानी काम नहीं चल सकता। और हम्म। इसमें यानी जो बाय डिफॉल्ट पोस्ट वगैरह हैं, वो डिस्प्ले हो रही होती हैं। हम्म। ठीक है, नूर ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया है इसका आप लोगों को। अब लाजमी नहीं है कि इंडेक्स डॉट पीएचपी के ऊपर आपने पोस्ट ही लोड की हुई है। वो तो थीम डेवलपर्स लोड इसलिए करते हैं कि नॉर्मली थीम को ब्लॉग्स के ऊपर यूज़ किया जा रहा होता है, तो पोस्ट मौजूद होती हैं, इसलिए लूप कॉल कर लेते हैं, जैसे कि इंडेक्स डॉट पीएचपी पे ये डिफॉल्ट लूप लगा होता है। अदरवाइज आप इंडेक्स डॉट पीएचपी को किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये एक मेन फाइल है। जब कोई भी वर्डप्रेस की कोई टेम्पलेट लोड ना हो, या एक तो 404 की फाइल है। 404 की फाइल क्या काम करती है? जब कोई यूआरएल के थ्रू कोई चीज़, वो पेज या वो पोस्ट फाइंड ना हो, तो 404 की फाइल थ्रो होती है। लेकिन टेम्पलेट हायरार्की में जब कोई टेम्पलेट ना मिले, तब बाय डिफ़ॉल्ट ये टेम्पलेट वर्डप्रेस लोड करता है कंटेंट दिखाने के लिए। इसको बाज़ात जैसे मैंने एक दो थीम्स में किया था कि जब थीम सिर्फ यूज़र इंस्टॉल करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि इंडेक्स ने लोड होना होता है, तो उस बंदे को पता नहीं होता कि मैंने आगे क्या करना है। तो इंडेक्स डॉट पीएचपी के ऊपर मैंने जस्ट जो है वो एक वीडियो, जो उसका ट्यूटोरियल बनाया हुआ था उस थीम को सेटअप करने का, वो एक वीडियो प्लेयर एम्बेड किया होता है कि जी इस थीम को सेटअप करने का तरीका सीखने के लिए ये वीडियो देखें, टाइडिंग दी होती है। तो वो फिर बंदे को जो है वो थीम एक्टिवेट करते साथ ही जब वो अपनी वेबसाइट विजिट करता है, तो उसको पता लग जाता है कि यार अच्छा ये इस मकसद के लिए ये इसको थीम को सेटअप करने के लिए इन्होंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है, सो ऑन। इस तरह से आप इंडेक्स डॉट पीएचपी को इस्तेमाल कर सकते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, लेकिन नॉर्मली इसको इस्तेमाल किया जाता है पोस्ट डिस्प्ले करवाने के लिए, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट आर्काइव के तौर पर भी काम कर सकती है। यानी कि जब आपने होम पेज जो है वो एक स्टैटिक पेज सेट किया हो, जैसे कि सेटिंग्स में रीडिंग में हमने एक होम पेज स्टैटिक सेट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली मेन यूआरएल के ऊपर तो आपका वो स्टैटिक पेज लोड होगा। लेकिन जब आपने तमाम पोस्ट अपनी दिखानी हो यूज़र को, तो उसके लिए फिर आप एक ब्लॉग का, आर्टिकल्स का, या कोई भी पेज क्रिएट कर लेते हैं और उसको पोस्ट के पेज के लिए असाइन कर देते हैं।
और यहाँ पर जो पोस्ट के लिए आपने पेज असाइन किया होता है उसके ऊपर जो लेआउट इम्प्लीमेंट होता है वो फिर आपका index.php से इम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ पर भी अगर ब्लॉग लिखते हैं तो हमारा जो अब ये लेआउट है ये अब मैंने फाइल थीम की दोबारा रिवर्ट कर दी है पुराने लेक्चर को दोबारा से करने के लिए, ताकि विजेट एरियाज और WP क्वेरी वगैरह को हम दोबारा लगाएं। अदरवाइज क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये भी कर लिया था, इसको हमने साइड बार वगैरह बूटस्ट्रैप में इसको रख लिया था, लेफ्ट साइड पर आर्टिकल्स आ रहे थे और राइट साइड पर ये चीज़ें आ रही थी, तो इसलिए इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन किए बगैर यहाँ पर जो हमने काम किया था वो परफॉर्म कर देता हूँ। जैसे कि मैंने टेम्पलेट पार्ट्स के बारे में बताया था। टेम्पलेट पार्ट्स क्या होते हैं कि एक तो आपकी मेन टेम्पलेट फाइल्स होती हैं जो वर्डप्रेस लोड करता है किसी URL की बेस के ऊपर, उसमें उसने क्या दिखाना है उसको लोड करने के लिए। उसके अलावा आपकी मेन टेम्पलेट फाइल्स के अलावा आपके पास टेम्पलेट पार्ट्स होते हैं जिनमें आप एक टेम्पलेट में इस्तेमाल होने वाले कंटेंट को सेपरेटली डिफरेंट फाइल्स में रख लेते हैं, टेम्पलेट पार्ट्स के फोल्डर के अंदर या कोई भी फोल्डर आप बना लें। ऐसी फाइल्स जिसमें छोटा पीस ऑफ कोड या लेआउट जो आपने मल्टीपल टेम्पलेट्स के अंदर यूज़ करना हो तो आप उनको टेम्पलेट पार्ट्स में रख लेते हैं ताकि आप उनको रीयूज़ कर सकें। जैसे कि यहाँ पर कंटेंट की टेम्पलेट फाइल लोड हुई। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप गेट टेम्पलेट पार्ट का फंक्शन सर्च करेंगे तो आपको वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से मिल जाएगा। इस फंक्शन में आपने बेसिकली टेम्पलेट जो आपने इंक्लूड करनी है उसका पाथ विद फोल्डर नेम और उसकी फाइल नेम देना होता है। फाइल नेम ने आपने पहले पार्ट में आपने फोल्डर नेम देना होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नोट करें तो एक टेम्पलेट फाइल जो है वो डायरेक्ट content.php रखेगी। उसके अलावा content डैश सर्च, content डैश पेज, content डैश none.php। तो इस तरह की फाइल को लोड करने के लिए जैसे हम पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर भी वर्डप्रेस का जो लूप लगा होगा इसमें देखिए कि टेम्पलेट फाइल का पहला नेम का जो पहला हिस्सा है वो यहाँ पर पहले पैरामीटर में साथ दिया गया है और उसका जो लास्ट रिमेनिंग हिस्सा है स्लग का नेम का वो उसके बाद में दिया गया है। इसलिए आप टेम्पलेट पार्ट में इस तरह के टेम्पलेट्स जिनको आपने नेम उसका सेपरेट किया और डैश के साथ उनको आप इस तरह से लोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जब मेन फाइल सिर्फ नेम रखा हुआ है तो आप इस तरह से भी लोड कर सकते हैं। मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप गेट टेम्पलेट पार्ट के फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन देख लें। अब इन टेम्पलेट पार्ट्स में जैसे कि content.php को यहाँ पर index.php पे लोड किया गया। अब content.php में इन्होंने क्या किया है कि पूरा का पूरा कंटेंट लोड किया हुआ है और इसको एक कह लें कि चेक कंडीशन इफ कंडीशन के थ्रू कंट्रोल इस वजह से किया है क्योंकि ये single.php में भी यही फाइल यूज़ हो रही है और index.php पर भी इन्होंने यही फाइल यूज़ की है। तो single.php पर ऑब्वियसली आपको फिर जो पूरा कंटेंट है वो उसका चाहिए होता है, लेकिन ऑब्वियसली index.php में तो हमें पूरा कंटेंट नहीं चाहिए। तो आप इसके दो हल कर सकते हैं। आपको एक सर्व चाहिए, बेसिकली आपने सिर्फ थंबनेल दिखाना है, पोस्ट का टाइटल दिखाना है और थोड़ा सा टेक्स्ट दिखाना है। तो उसके लिए आप या तो एक नया टेम्पलेट फाइल बना लें अपना जिसमें आप सिर्फ जो है वो एक्सेप्ट आपने कॉल किया हो, या जो है वो आप इस content.php की फाइल में से इसको रिमूव कर दें और सिंगल पोस्ट पे दिखाने के लिए जैसे content.page.php की ये आपने टेम्पलेट फाइल बनाई हुई है, इसी को आप कंटेंट सिंगल भी कर सकते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ कंटेंट, इसी को content डैश पेज डॉट php है, इसको कंटेंट डैश सिंगल या आप कंटेंट डैश पोस्ट कर लें, सिंगल कह लेते हैं ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो आपको। और अब हम क्या करते हैं कि single.php के ऊपर ये लोड करने के बजाय ये बेसिकली सिर्फ जो पोस्ट टाइप है उसको साथ कंकैटिनेट कर रहा है, पास कर रहा है कि कौन सी पोस्ट टाइप जो है वो, क्योंकि पोस्ट की फिर आपके पास वर्डप्रेस में टाइप्स होती हैं जो वर्डप्रेस ने एक डिफाइन की हुई हैं, गैलरी है, आर्टिकल है और सो ऑन, उनकी सपोर्ट आपने ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ अब सिंगल। और चूंकि अब content.php हमारे पास सिर्फ index.php और लूप्स में लोड हो रही है तो यहाँ पर हम सेफली सिर्फ जो है ये जो परमालिंक वाला टाइटल है, द टाइटल जिसके साथ परमालिंक असाइंड है, ये क्लिकेबल है। सिंगल पोस्ट के ऊपर जिसको क्लिकेबल नहीं बनाना होता इसलिए उन्होंने ये सिंगुलर वाली। कंडीशनल टैग्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल टैग्स वर्डप्रेस में जो होते हैं उनको इस्तेमाल आप कर सकते हैं डिफरेंट टेम्पलेट्स के अंदर चेक करने के लिए कि आप किस पेज के ऊपर हैं या ये अगर ये पेज है या नहीं है। जैसे इस सिंगुलर क्या करेगा कि सिंगल पोस्ट को चेक करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा जब ये
टेम्पलेट जो है वो सिंगल पोस्ट के ऊपर लोड होगा। तो जब चूंकि ऐसा अब हमने कोई सीन नहीं रखना, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से सिंगल लगा लेते हैं। ओके, और इस कंडीशन को भी रिमूव कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए द कंटेंट लोड हो रहा है हमारे पास। द कंटेंट नहीं लेकर आना, अब हमने लेकर आना है द एक्सेप्ट। अब अगर मैं ब्लॉग का पेज रीलोड करूंगा तो अब देखें, अब हमारे पास ब्लॉग का पेज जो है उसका कंटेंट छोटा हो गया। इसमें अब देखिए टाइटल आ रहा है, सिर्फ एक्सेप्ट आ रहा है, और फीचर्ड इमेज जिसकी सेट है उसकी आ रही है, जिसकी नहीं सेट उसकी हमारे पास फीचर्ड इमेज नहीं आ रही। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा स्ट्रक्चर में रखना है। स्ट्रक्चर में रखने के लिए इंडेक्स डॉट php की फाइल में आते हैं और यहाँ से एक इसको एक कंटेनर लगा लेते हैं बूटस्ट्रैप का, और इसके अंदर जो है वो अब हम एक रो क्रिएट कर लेते हैं। और इसमें हम ये सारा जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है इसको हम एक कंटेंट का कॉलम में रख लेते हैं सेपरेट, और राइट साइड पर हम साइड बार ये जो यहाँ पर एको की गई है, इस्तेमाल की गई है, इसको हम डिफरेंट राइट साइड पर कॉलम में ले आते हैं। स्क्रीन ठीक से नजर आ रही है सारों को? यस सर। ओके, अब ये जो गेट साइड बार का फंक्शन है ये सिंपली क्या करता है कि आपकी थीम के फोल्डर में मौजूद साइड बार डॉट php की फाइल को एको कर देता है जहां पर भी आपने करना हो, यानी कि इंक्लूड कर देता है। ओके, तो अब लेफ्ट साइड पर आपका ये कंटेंट आ गया और राइट साइड पर हमारी वो साइड बार आ जाएगी, जिसको मैनेज आप कहाँ से करेंगे? अपीयरेंस में, विजेट्स में। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास साइड बार के नाम से एक जो विजेट एरिया है, ये साइड बार है, वो रजिस्टर्ड है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट वाला विजेट तो आया तो नहीं, जिसको ये नीचे चला गया। ओके, सॉरी, हमने वो कॉलम की जो साइजेस है वो चेंज करने थे। यहाँ पर इसको 4 करना था और इसको 3 करना था, और ये हमारे पास साइड बार कॉल है। ओके, तो ये आपके पास साइड बार आ गई इसमें विजिट एरियाज। अब विजिट एरियाज कैसे बनते हैं, नई साइड बार्स कैसे बनती हैं, इसको अब हमने कवर करना है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, दोबारा से कवर करेंगे। यहाँ पर अगर आप पेजिनेशन देखें तो ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट पेजिनेशन इस तरह से होती है, ओल्डर पोस्ट, न्यूअर पोस्ट। इसको अगर आपने चेंज करना हो, जैसे कि द पोस्ट नेविगेशन का फंक्शन लगा हुआ है, इसकी जगह आप वर्डप्रेस का फंक्शन यूज करते हैं पेजिनेट लिंक्स का, और इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो आप पास कर सकते हैं, जो कि आपने देखने हों तो आप इस फंक्शन को के डॉक्यूमेंटेशन को देखें। इसमें आप देखें कि आर्ग्यूमेंट्स में आपने पास क्या करना होता है, बेसिकली बेस स्ट्रिंग, फॉर्मेट, टोटल, करंट और सो ऑन। इस तरह से इसके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको आप यहाँ से देखकर पास कर सकते हैं।
यहाँ पर इसके आपको बने बनाए कोड भी मिल जाते हैं जो लोगों ने शेयर किए होते हैं कि किस तरह से, जैसे कि इस तरह से आप कस्टम पोस्ट टाइप वगैरह में जब आपने इनको इस्तेमाल करना है तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है और सो ऑन। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी 1 2 3 पेजिनेशन जो जनरेट जो है वो कर देगा। सॉरी, एक आधा आर्गुमेंट तो मैं पास करना होता है बेसिकली, जिससे जैसे कि क्या सेपरेटर वगैरह जो आपने बताना है, ओ बताना नहीं है हमने, तो बेसिकली आपको करना है, मेरे ध्यान से निकल गया। वो दूसरे फंक्शन को हमें एको नहीं करना पड़ता, इसको आपको एको करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये स्ट्रक्चर है, जिसको आपने अगर चेंज करना है या उसको मॉडिफाई करना है या उसको कस्टम पोस्ट टाइप के ऊपर इस्तेमाल करना है या टेक्स्ट वगैरह चेंज करने हैं प्रीवियस का, जैसे ये एरो है ये वो सो ऑन, तो आप इन आर्गुमेंट्स को यूज़ करेंगे। लेकिन आपकी पेजिनेशन जो है वो 1 2 3 वाली न्यूमेरिक पेजिनेशन बन गई है, वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है ये। अच्छा जी, अब इंडेक्स डॉट पी से बाहर आते हैं फंक्शंस डॉट पी के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो हम अंडरस्कोर थीम यूज़ कर रहे हैं, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको बने बनाए फंक्शंस जो है वो सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें साइड बार्स को रजिस्टर करने वाला एक साइड बार आपकी रजिस्टर्ड होती है यहाँ पर रजिस्टर साइड बार के फंक्शन के थ्रू। अब आपने जब मजीद साइड बार्स या बेसिकली विजिट एरियाज बनाने हैं जिनमें आप विजिट्स ड्रैग कर सकें, जिसमें अब हमने हमारे फुटर के लिए बेसिकली विजिट्स बनाने हैं, इन सारों को एक्चुअल विजिट एरियाज में कन्वर्ट करना है हमने, और इस कंटेंट को विजिट्स के थ्रू यहाँ पर लेकर आना है, जिसके लिए अपीयरेंस में मेन्यूज में हमने आई बिलीव लास्ट लेक्चर में ही ये कुछ मेन्यू फुटर के लिए 2 मेन्यू बना लिए थे, जैसे कि ये मेन्यूज हमने जो दिखाने थे 2 मेन्यू बना लिए थे, बाकी ये हमारे पास टेक्स्ट ही है, ये भी टेक्स्ट ही है, टेक्स्ट विजिट आना है। अब उसके लिए एक विजिट एरिया नया रजिस्टर करने के लिए आप ये रजिस्टर साइड बार का ही फंक्शन कॉपी करें यहाँ से, और यहाँ पर न्यू उसको नेम और आईडी असाइन कर दें, जैसे कि इसको हम नेमिंग इस तरह करेंगे कि यूजर को जो है वो समझ आए कि वहाँ कहाँ पर वो क्या चीज़ ऐड कर रहा है। तो हम इसको फुटर 1 फुटर 2 फुटर 3, और ये उसका रैपर बेसिकली होता है कि उस विजिट को रैप करने के लिए कंटेनर आप क्या बनाना चाह रहे हैं और उस पर क्लास क्या लगाना चाह रहे हैं। विजिट की क्लास की बजाय हम इसके ऊपर लगाएंगे फुटर विजिट की क्लास, क्योंकि इनकी स्टाइलिंग और थोड़ी सी जो एडजस्टमेंट है वो हम नॉर्मल जो विजिट्स आ रहे हैं विजिट की क्लास जिनके ऊपर लगी होगी उनसे थोड़ी सी सेपरेट रखना चाह रहे हैं, जिनमें हेडिंग का साइज और सो ऑन। तो अब यहाँ पर हम इसको फुटर विजिट कर देते हैं, और ये उसकी हेडिंग का रैपर होता है जो उस विजिट को टाइटल असाइन किया जाता है, और उसके गिर्द जो HTML लिखी जाएगी वो ये होती है। लेकिन चूंकि वर्डप्रेस में अब ये ब्लॉक बेस्ड एडिटर है, तो इसमें जब आप विजिट्स ड्रैग करते हैं तो नॉर्मली बहुत सारे विजिट्स के लिए, जैसे कि आप देखें फुटर विजिट 1 के आपके पास एक नया विजिट एरिया आ गया है। नॉर्मली सारे विजिट्स स्टैंड अलोन होते हैं, उनमें आपने जैसे हेडिंग लगानी है, सेपरेटली इमेज लगाना है, कोड लगानी है, कोई भी लगाना है, तो उनमें ये स्ट्रक्चर हेडिंग वाला इंप्लीमेंट उनमें नहीं होता। उनमें आपने बेसिकली हेडिंग्स जितनी भी आने वाली हैं विजिट में जो यूज़र ने लगानी है उनको आप एक स्टाइल स्टैंडर्ड देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ क्लासिक विजिट्स जो बने हुए हैं पुराने उनके ऊपर अब इम्प्लीमेंट होता है, जिसकी प्राइम एग्जांपल है कि आप जब मेन्यू का विजिट इस्तेमाल करेंगे नेविगेशन मेन्यू का, तो उसमें आप देखें आपके पास ये पूछ रहा है कि इस विजिट को आप टाइटल क्या असाइन करना चाह रहे हैं। तो ऐसे विजिट्स अभी भी वर्डप्रेस में जिनमें टाइटल असाइन करने की ऑप्शन मौजूद होगी उनके ये देखिए साथ ही लिखा रहा है रिमूव लेगेसी विजिट्स, ये पुराना विजिट है, इसको भी शायद फ्यूचर में ये अपडेट कर देंगे नेविगेशन मेन्यू को, तो उनके गिर्द ये क्लास रैप होगी। अदरवाइज जब आपने अपने विजिट्स में विजिट एरियाज में ऑब्वियसली फुटर में ये जो हेडिंग आ रही है विजिट की उसको आपने प्रेजेंट करना है और इस तरह से दिखाना है, तो आप उस विजिट एरिया में आने वाली जितनी भी हेडिंग्स हैं जैसे कि H1 H2 H3 H4 सो ऑन, आप उन सारों को सेम स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि यूज़र जो है वो जब अपने फुटर बना रहा हो तो चाहे वो हेडिंग अब ऑब्वियसली इस विजिट में और इन विजिट खास तौर पर इस विजिट में टेक्स्ट विजिट में हेडिंग तो जो है वो डिफरेंट है, मतलब वो विजिट के अंदर टाइटल वगैरह वाली ऑप्शन में तो नहीं आएगी, तो आपको फिर सारी हेडिंग्स को अप्रोप्रिएट स्टाइलिंग देनी होगी
ताकि जब आप डेमो वगैरह बनाएं या जो यूज़र है इस थीम को इस्तेमाल करते हुए जब वो विजेट में हेडिंग लगा रहा है उसकी, तो वो अगर उसने H1 लगा दिया तो बाकी की इतना साइज और उसका बहुत बड़ा ना हो जाए। तो आपने सिर्फ स्टाइलिंग जो है वो एडजस्ट करनी है उस हिसाब से ही। फुटर 1 हो गया हमारे पास। तो इसके अलावा अब हम बारी बारी बाकी के 4 बेसिकली हमें विजेट एरियाज बनाने हैं। तो ये फुटर विजेट 2 क्या देते हैं इसे, आईडी। ये बेसिकली आईडी आपने यूनिक रखनी होती है, इसके थ्रू ही आपने इस विजेट एरिया को कॉल करना है जहां पर भी करना है। तो इसको कह लेते हैं 3 और इसको कह लेते हैं 3 और ये फाइनली 4। अब देखिए जी हमारे पास 4 विजिट एरियाज बन चुके हैं जिनमें अब हम विजिट्स ड्रैग कर सकते हैं या विजिट्स के थ्रू ये लेआउट बना सकते हैं। जिसमें अगर मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूं और लगा लेते हैं, जैसे कि ये हमें इमेज ही चाहिए होगा, तो फुटर विजेट 1 में हम पहले एक इमेज का एलिमेंट लगाएंगे। यहाँ से ये लोगो है। उसके बाद हमें लगाना है एक पैराग्राफ बेसिकली, जिसमें आप ये टेक्स्ट ले आए और उसके बाद एक मजीद पैराग्राफ में हम ये वाला टेक्स्ट ले आते हैं। ओके, अब फुटर विजेट एरिया 2 में हमारे पास क्या है, नेविगेशन मेन्यू। और इसको हम ये हेडिंग असाइन कर देते हैं और यहाँ से मेन्यू चूज कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी अपीयरेंस में मेन्यूज में बनाया हुआ है। और यहाँ पर भी अब यहाँ पर हमें एक हेडिंग यूज करनी होगी। इसको हम खुद से ही H3 कर लेते हैं, लेकिन यूजर कोई भी हेडिंग रख सकता है, इसलिए हमने स्टाइलिंग सारों की सेम कर देनी है। यहाँ पर भी एक पैराग्राफ ही ले आते हैं और इस टेक्स्ट को नॉर्मली यहाँ पर होनी तो ट्वीट चाहिए। ट्वीट के लिए कोई विजेट देख सकते हैं आप जिसमें ट्वीट एम्बेड हो जाए ट्विटर का। यहाँ पर आप इसको एम्बेड करने के लिए ट्विटर से कोई ट्वीट ले सकते हैं। चलो जी इलॉन मस्क को ही ले आते हैं, एलियन आ रहे हैं जी, मुबारक हो। ठीक है जी, इसने ट्वीट यहाँ पर एम्बेड कर दी। अब सवाल ये है कि ये जो हमने विजेट्स बना एरिया बनाकर वहां पर रजिस्टर करके लगा दिए हैं, यहाँ पर कैसे आएंगे। यहाँ पर जनाब आएंगे अब कोड के जरिए, जिसमें फुटर डॉट PHP में आपको याद होगा हमने सारे जो फुटर का सारा सिस्टम बनाया हुआ है। इसमें अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को रिमूव करेंगे और इन कॉलम्स में जहाँ पर हमें विजेट्स चाहिए, बेसिकली ये एक विजेट का कॉलम ठीक है बने हुए हैं। यहाँ से हम हम साथ एक क्लास प्रिपेंड कर लेते हैं, इसको कह लेते हैं विजेट कॉल, ताकि हम इसके ऊपर जो है वो कोई कस्टम स्टाइलिंग जो हमने लगानी है वो लगा सकें अगर कहीं पर लगानी पड़ गई है। तो यहाँ पर विजिट एरिया को कॉल करने के लिए जो आपने रजिस्टर किया है, आप एक फंक्शन यूज करते हैं जो होता है डायनामिक साइड बार। और यहाँ पर इसमें आपने इसके पैरामीटर में
वो आईडी पास करनी होती है जो आपने असाइन की है उसे, उस विजिट एरिया को, तो आईडी पास कर देते हैं। इसी तरह से इसी फंक्शन को आप कॉपी करें और इंफॉर्मेशन या उसकी क्लास नेम चेंज करते जाएं। टू थ्री और ये हमारे पास है लास्ट विजिट एरिया जो कि है 4। ओके, अब इसको रीलोड करते हैं। तो हमारे पास जो विजिट्स हैं वो आ गए हैं। थोड़ी बहुत गड़बड़ है, उसको रीलोड करके देख लेते हैं। किसी जगह पर कोई विजिट आया है, किसी जगह पर नहीं आया। जैसे यहाँ पर इमेज इसके ऊपर हमने लगाया था वो नहीं आया। ओके, और यहाँ पर हमारे पास मेन्यू भी नहीं आया। जी, अच्छा, इमेज को फिर भी कोई तकलीफ है, इमेज नहीं आ रहा। चलो जी, इमेज भी आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने उन्हीं HTML CSS जनरेटेड थी, हमने उन्हीं कॉलम्स में विजेट्स रखे हैं और उनकी स्टाइलिंग जो है वो हमारे भाई साहब ने की हुई थी फुटर में। और लास्ट लेक्चर में हमने भी स्टाइलिंग जो है वो फुटर विजेट्स की कर ली थी, लेकिन मैंने चूंकि फाइल रिप्लेस की है तो ये ऑब्वियसली वहीं से आ रही है। लेकिन आपको इन योर केस आपको ये जो है वो जैसे हमने ये ओके, मैं इसको ज़रा हार्ड रीलोड करूँगी इसकी कैशे से। ये देखा, हमारे पास चूंकि मेरे ब्राउज़र में कैशे बनी हुई थी तो हमारे पास वो पुराना लोड हो रहा था CSS। तो अब आपको यहाँ पर इस तरह का जब आप इशू देखेंगे तो अब आपने सिंपली इसको रिजॉल्व करना है CSS के थ्रू। आपने क्लासेस लगाई हुई हैं, आप सिंपली हेडिंग्स का साइज और जो इसके अंदर आने वाला कंटेंट है इन विजेट्स के अंदर, उनको आप CSS के थ्रू मैनेज करेंगे। जैसे कि आपके हर विजेट के ऊपर जो है वो क्लासेस लगी हुई हैं। जैसे कि ये विजेट कॉल हमारे पास लगा हुआ है, तो विजेट कॉल में या फुटर विजेट की भी आपके पास, जैसे कि ये फुटर विजेट की क्लास इसके ऊपर लगी हुई है, इसके ऊपर नहीं लगी होगी। इनमें हर ब्लॉक के ऊपर जो है वो फुटर विजेट की बेसिकली क्लास लग जाएगी, क्योंकि एक हर एक ब्लॉक को वो एक सेपरेट विजेट कंसीडर कर रहा है, जिसमें फिर वो हर सेक्शन को क्लास लगा देगा। तो इसके लिए आप जो है वो या तो मेन, इसीलिए हमने अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉलम था उसको भी एक क्लास लगा दी थी ताकि हम उसको स्टाइल कर सकें। तो यहाँ पर अब आप जो है वो उसको थोड़ी बहुत स्टाइलिंग जो है वो यहाँ पर कर दें। जैसे कि H3 है, अब आपने H3 के अलावा बाकी सारी हेडिंग्स जो हैं उनको भी आपने इसी तरह से सेम स्टाइलिंग दे देनी है।
सॉरी, इम्पोर्टेंट लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने हेडिंग को भी बोल्ड किया हुआ तो उसके ऊपर साथ स्ट्रॉन्ग भी लगा हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग की स्टाइलिंग थोड़ी डिफरेंट है उससे। तो हम क्या करते हैं कि इस जो हमने बोल्ड किया था इसको अनबोल्ड कर देते हैं। ओके, तो चूंकि फ्रंट एंड के ऊपर वर्डप्रेस की ब्लॉक्स की भी CSS लोड होती है, हम इसको ज़रा इम्पोर्टेंट लगा ही देते हैं। ओके, अब इसके ऊपर चूंकि विजेट कॉल की ही क्लास हमने मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर में लगाई नहीं, इस वजह से वो हमारे ऊपर इस इन विजेट्स में वो स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुई। कहाँ गई विजेट कॉल की क्लास? ओके, अब जो इसके अंदर लिस्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको स्टाइल कर दें। ओके जी, तो हमारे जितने भी विजिट एरियाज हैं वो अब हमने डायनामिक बना लिए। बैकएंड से विजिट्स की वैल्यूज उसमें कंटेंट हमने ऐड किया हुआ है और फ्रंट एंड हमारे पास वहाँ पर आ जाए, और मज़ीद इसकी स्टाइलिंग जो है वो आप स्टाइल की फाइल के ज़रिए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टास्क था हमारा जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, वो था ये जो कंटेंट है टेम्पलेट होम के ऊपर जो आ रहा है हमारे पास, इसको हमने डायनामिक करना था और एक्चुअल पोस्ट लेकर आनी थी, जिसके लिए हमने WP क्वेरी को इस्तेमाल करना था। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी टेम्पलेट के अंदर जो हार्ट एंड सोल होता है उस टेम्पलेट का, जो कि उसका लूप होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेम होता है।
है पोस्ट चेक करता है और वाइल लूप लग जाता है उसके ऊपर जब तक वो पोस्ट हैं, जितनी पोस्ट हैं द पोस्ट का फंक्शन या क्लास वहाँ पर आ जाती है और उसके ज़रिए जितना भी डाटा है उस पोस्ट के अंदर वो एक्सेसिबल होता है, जिनको हम टेम्पलेट टैग्स कह लें। पोस्ट को दिखाने के लिए टेम्पलेट टैग्स, डिफरेंट टेम्पलेट टैग्स का सहारा लेते हैं जो कि डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन पुल करके लेके आता है, जिसमें टाइटल दिखाने के लिए द टाइटल होता है, थंबनेल दिखाने के लिए द पोस्ट थंबनेल होता है, और द परमालिंक और सो ऑन, इस तरह की इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए पोस्ट से रिलेटेड टैग्स होते हैं हमारे पास, जिनको हम अंदर उस लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप ये कंटेंट डॉट पीएचपी में देखेंगे तो आपको नजर आएंगे जैसे कि द टाइटल है, द एक्सेप्ट है और सो ऑन। ये टेम्पलेट टैग सारे आप वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। काफ़ी सारे टेम्पलेट टैग्स हैं जिनको आपने अप्रोप्रिएटली जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। लेकिन चूंकि हमारे पास ये टेम्पलेट होम के ऊपर सिर्फ एक किसी कैटेगरी से पोस्ट नहीं आ रही, हमने क्या करना है कि हमने मल्टीपल कैटेगरी से पोस्ट लेकर आनी है और उनको डिफरेंट लेआउट्स में दिखाना है। तो उस मकसद के लिए वर्डप्रेस ने WP क्वेरी की क्लास बनाई हुई है, जिसको इस्तेमाल करते हुए वर्डप्रेस के डेटाबेस में मौजूद जो कंटेंट है, जो पोस्ट हैं, पेजेस हैं, उनको आप लूप थ्रू कर सकते हैं, दिखा सकते हैं अपनी टेम्पलेट में कहीं पर भी इन कोड्स को इस्तेमाल करते हुए, जिनमें स्टैंडर्ड लूप आपके पास ये होता है जिसमें आपने क्यूरी का एक नया ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जिसमें आप जिसको आप WP क्यूरी की क्लास के जरिए इनिशिएट करते हैं और उसमें फिर आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे? बेशुमार आर्गुमेंट्स है जो आपको यहाँ पर राइट साइड पर उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है कि आपने फिर बताना होता है कि किस किस्म का डाटा मुझे भाई चाहिए इस लूप के अंदर जिसे आपने दिखाना है। और उस लूप के एंड होने के बाद आप यहाँ पर एक WP रीसेट पोस्ट डाटा का फंक्शन कॉल किया जाता है, जो कि क्या करता है। अब ऑब्वियसली आप होम पेज के ऊपर जब ये टेम्पलेट्स या किसी भी टेम्पलेट पेज के अंदर ये लोड कर रहे हैं मल्टीपल लूप्स लगाकर, तो हर लूप के अंदर तो आप सेम फंक्शन वो यूज़ करेंगे ना, द टाइटल का, द परमालिंक का, द थंबनेल का। तो ये क्या करता है कि एक लूप का ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद उस डाटा को क्लीन कर देता है, ताकि नेक्स्ट लूप में जब आप वही द परमालिंक और द थंबनेल या जो भी आप फंक्शन टेम्पलेट टैग यूज़ कर रहे हैं वो उसमें उस लूप से रिलेटेड एक्यूरेट डाटा दे। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके नीचे कोई नया लूप लगाएंगे तो ये डाटा आपको डुप्लीकेट होता हुआ नजर आएगा कि वो उसमें पॉसिबल है कि वो डाटा जो है वो पिछले लूप से उठा रहा हो। तो इसलिए हर लूप कंप्लीट होने के बाद, हर क्वेरी कंप्लीट होने के बाद आप पोस्ट डाटा रीसेट कर देते हैं, ताकि उसके बाद में आने वाला लूप या क्वेरी जो है वो उस लूप या क्वेरी से ही रिफ्रेश डाटा वहां से उठाकर उसमें डिस्प्ले करवाए। अब यहाँ पर हमने इसी लूप को पहले सिंपली कॉपी करना है और यहाँ से पैरामीटर्स को देखते हुए डिफरेंट पैरामीटर्स जो आर्ग्यूमेंट्स आप पास करते हैं उनको आप किस तरह से पास कर सकते हैं और कहाँ कैसा डाटा आपने लेकर आना है। अब डाटा चूंकि हमारे पास यहाँ पर स्टैटिक है, जिसमें अगर आप देखें तो आपके पास होम पेज के ऊपर पहला ब्लॉक जो है वो ग्रिड बड़ा है, उसमें इमेज और वो टाइटल और सो ऑन, और ये आपके पास बाकी छोटे ग्रिड हैं। इनको हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। आप दो तरीके से कर सकते हैं अचीव इस टास्क को, जिसमें आप या तो CSS ग्रिड के जरिए इसको हैंडल कर लें कि पहले ग्रिड का सिर्फ जो है वो आप साइज बड़ा कर लेंगे ताकि आपका लूप एक ही कंज्यूम हो। उसमें फिर हमने दूसरी एग्जांपल भी देखी थी जिसमें आपके पास इस तरह का लेआउट हो, तो आपने उसमें एक जो है वो लेफ्ट साइड पर जो ग्रिड है उसमें दो पोस्ट आ रही हैं और राइट साइड पर जो ग्रिड है उसमें लिस्ट पोस्ट आ रही हैं, लेकिन आज सेम कैटेगरी से रही हैं कह लें फॉर एग्जांपल। तो इसको आप फिर लूप को मल्टीपल क्वेरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फिर आप सेम कैटेगरी से ही पोस्ट लेकर आते हैं, लेकिन हम उसको ऑफसेट के जरिए हैंडल करते हैं और उसमें कुछ पोस्ट को जैसे कि इस लिस्ट में सेम कैटेगरी से ही मजीद पोस्ट लेकर आनी है, लेकिन हमने पहली दो को रिमूव करना है। तो ये सारी चीज़ें अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसको ग्रिड के थ्रू हैंडल करेंगे। ग्रिड के थ्रू हैंडल कैसे करेंगे? जैसे कि इसी स्ट्रक्चर में जब हमने चीज़ें रखनी हैं तो इसमें तो क्या किया गया है कि बूटस्ट्रैप में दो सेपरेट कॉलम्स में इनको रखा गया है, लेकिन हमने इसको दो सेपरेट कॉलम्स में नहीं रखना, हमने सेम कॉलम के अंदर रखना है। और सिर्फ जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या है। एक तो यहाँ से अब जो जो डाटा आ रहा है, पहले यहाँ पर मैं वो अप्रोप्रिएट फंक्शंस लगा लूँ, जैसे कि ये पूरा बेसिकली हमारे पास
जो स्ट्रक्चर है ये तो यूज होना ही होना है हमारा, इस कॉलम के अंदर है चाहे लूप के अंदर है, तो ये स्ट्रक्चर आई बिलीव सेम है इसने रखा हुआ सारों के लिए, तो होना भी ऐसा चाहिए, स्ट्रक्चर कम से कम आपने सेम रखना है। तो यहाँ पर मैं वो लूप पेस्ट करता हूँ और फिर इस स्ट्रक्चर को उस लूप के अंदर लेकर जाते हैं और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स या तो आप एक नया वेरिएबल बना लें आर्ग्यूमेंट्स का और उसमें आर्ग्यूमेंट्स एज ए एरे रख लें और उनको यहाँ पर उसको यूज कर लें, लेकिन आप सिंपली यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स एरे की सूरत में पास भी कर सकते हैं, जिसमें आपने पहले उस आर्ग्यूमेंट का नेम बताना होता है फिर उसकी वैल्यू बतानी होती है। द क्यूरी की बजाय हम इसको कह लेते हैं जैसे कि ये फीचर्ड कह लें कि ये पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इसी को आपने फिर यहाँ पर यूज भी करना है, जहाँ जहाँ पर आप उसमें डिफरेंट फंक्शंस को और वैल्यूज को चेक कर रहे हैं, जैसे कि है पोस्ट का फंक्शन चेक करता है कि क्या ये जो क्वेरी आपने रन की है इसमें कोई पोस्ट मौजूद है, अगर मौजूद है तो फिर वाइल लूप में आपके पास मजीद जो टास्क है वो कंप्लीट होता है, जिसमें चेक किया जाता है कि इस ऑब्जेक्ट में है पोस्ट की क्लास या फंक्शन के अंदर जो जब जितनी पोस्ट मौजूद हैं तब तक ये लूप चलाओ। उस लूप में फिर क्या होता है, द पोस्ट का फंक्शन क्या करता है कि जितना ये जो आपका डाटा है द टाइटल का इंफॉर्मेशन जो उस पोस्ट से रिलेटेड आपको चाहिए वो यहाँ पर लेकर आता है और उसको फिर आप उन फंक्शंस के थ्रू यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर के अंदर लगाकर इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं ये अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब एक या तो स्ट्रक्चर आप एकोस करिए, एकोस के ज़रिए जैसे ये बनाया गया है स्ट्रक्चर HTML जनरेट करें, या जो है वो आप PHP का लूप ब्रेक वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली इसको मैं यहाँ से इस कंटेंट को अगर कट करूँ और यहाँ पर आप ये अपना PHP का कोड ब्लॉक ब्रेक करें और यहाँ से अगेन स्टार्ट करें और इसके दरमियान आप अपना जो भी स्ट्रक्चर है वो आपने लिखना है वो लिख लें, और उसमें फिर इंडिविजुअल जब आपने वैल्यूज लेनी है तो आप फिर PHP के ब्लॉक के अंदर उन वैल्यूज को लेकर आते हैं। जैसे कि आपको अब यहाँ पर टाइटल चाहिए तो आप क्या करते हैं, द टाइटल का फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन इस टाइटल को हमने क्लिकेबल भी बनाना है तो हम इसको एक एंकर टैग के अंदर रखेंगे, जिसमें मजीद एक फंक्शन यूज होगा जब आपको उस पोस्ट का लिंक चाहिए होता है जो लूप में आ रही है, तो आप द परमालिंक का टैग इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हमारा टाइटल आ गया। उसके बाद चूंकि इमेज अब हमारे पास डायनामिक है और पोस्ट की इमेज हमने लेकर आनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें भी हम इसको भी इमेज को भी लिंक कर लेते हैं इस फंक्शन के जरिए। और यहाँ पर अब इस इमेज के टैग की बजाय हम क्या लगाएंगे, एक फंक्शन। अब बाय डिफॉल्ट आप जो वर्डप्रेस में पोस्ट जो कोई भी मीडिया जो अपलोड करते हैं उसके डिफॉल्ट 3 साइज होते हैं, थंबनेल, मीडियम और लार्ज, और एक फुल साइज होता है जिसमें वो पूरी साइज का इमेज आपको दे देता है। लेकिन आपको थीम में लेआउट को ऑब्वियसली कंट्रोल करना है अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपने जहाँ जितने थंबनेल्स या विड्थ साइजेस वगैरह डिफाइन किए हुए हैं आपको ऑब्वियसली वो चाहिए होंगे, तो आप अपने साइजेस रजिस्टर करते हैं अपनी functions.php में अपनी थीम के जरिए, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इमेज साइजेस रजिस्टर नहीं करने, क्योंकि उसका नुकसान ये होता है कि जब भी कोई भी मीडिया वर्डप्रेस में अपलोड किया जाता है तो वो जितने भी इमेज साइजेस डिफाइंड हैं आपकी थीम के थ्रू या किसी प्लगइन के थ्रू वो उतने वर्जन्स ऑफ इमेजेस जनरेट करता है। तो अगर आपने CSS से कंट्रोल करने के बजाय इमेजेस के साइजेस ही जो हैं वो आपने कोई 10 बना दिए हैं,
तो जब एक इमेज वर्डप्रेस पर यूज़र अपलोड करेगा, आपकी थीम उसने लगाया हुआ है, तो एक इमेज के फिर कोई 15-20 वर्जन्स बनेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी स्पेस ऑक्यूपाई होगी। ये काम आपने नहीं करना। मैक्सिमम कम से कम कोई 2-3 साइजेस आपको जहाँ पर चाहिए, जैसे कि ये सिर्फ होम पेज के ऊपर हमें एक स्पेसिफिक साइज चाहिए, और जो है वो बाकी ये साइज मीडियम या थंबनेल के थ्रू भी हैंडल हो सकता है, आपको ज़रूरत नहीं है अपना साइज रजिस्टर करने की। तो आप इमेज साइज, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप इमेज साइज रजिस्टर कैसे करते हैं, उसके लिए आप कहते हैं ऐड इमेज साइज। इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले उस साइज का नेम बताना होता है जो आप रखना चाह रहे हैं। जैसे वर्डप्रेस के डिफॉल्ट नेम होते हैं थंबनेल, मीडियम, लार्ज और फुल। आप यहाँ पर नेम बताते हैं, हम कह देते हैं होम ग्रिड। यहाँ पर आप बताते हैं विड्थ, मैं इसको कह देता हूँ 1200, और हाइट कह देता हूँ 630। और यहाँ पर आपने बताना होता है कि इसको आपने क्रॉप करना है या नहीं। अगर क्रॉप करना है, अगर आपने लेआउट को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, थीम में आप फिक्स रखना चाह रहे हैं, तो आप इसका क्रॉप एरे की सूरत में पास करते हैं, जिसमें आपने उसकी 2 वैल्यूज देनी होती हैं कि किस, कहाँ से लेकर कहाँ पर तक वो क्रॉप करे। इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए ऐड इमेज साइज का फंक्शन देख लें। लेकिन आपने ये टॉप लेफ्ट से और जो पोजीशन है उसकी बेसिकली बतानी होती है। मैं कहता हूँ कि सेंटर सेंटर से क्रॉप करो। आप टॉप सेंटर कर सकते हैं, राइट सेंटर कर सकते हैं। टॉप सेंटर क्या करेगा, टॉप से सेंटर तक का उसको क्रॉप करेगा। लेफ्ट सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट से क्रॉप, सो ऑन। इसको मजीद आप पढ़ लें तो आपको भी बेहतर पता लग जाएगा। अब ये क्या करेगा कि इसी साइज की इमेज बनाएगा। इससे स्क्वायर जिस तरह की इमेज चाहिए वो, अगर आप क्रॉप ऑन नहीं करते हैं तो वो इमेज की सिर्फ विड्थ को देखेगा, और हाइट जो है वो अगर कम भी है तो वो उसको कम कर देगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका ये लेआउट डिस्टर्ब होगा। इसको हैंडल करने के लिए फिर आपको CSS से चीज़ें फिक्स करनी होंगी। तो उससे बचने के लिए हम इमेज यूज साइज का जनरेट करवाएंगे यूज़र से, ताकि वो यहाँ पर हम उसी साइज के इमेज को इस्तेमाल कर सके और हमें ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, और हमारी थीम का लेआउट डिस्टर्ब ना हो। और फिर ऑब्वियसली जहाँ पर आपने इस साइज को यूज़ करना है, आपने वहाँ पर बताना भी है कि भाई मुझे यहाँ पर इस साइज का इमेज जो आपने जनरेट किया है वो लेकर आओ। लेकिन चूंकि ये इमेजेस अब पहले जनरेट हो चुके हैं, तो हमें इन इमेजेस को रीजनरेट करना होगा, जिसके लिए आप वर्डप्रेस का एक प्लगइन है रीजनरेट थंबनेल्स का, इसे इसके थ्रू इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। हमें सिर्फ जो है वो जो फीचर्ड इमेज सेट हैं उनमें जो इमेजेस हैं उनको रिसाइज करना है, सारे मीडिया को रिसाइज नहीं करना है। अगर सारे मीडिया को रिसाइज करना पड़े तो आप कर लें, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली थंबनेल्स तक ही काफ़ी होता है, क्योंकि अगर बाकी लाख इमेजेस हैं सर्वर के ऊपर तो वो थोड़ी आपने करने हैं। ओके, अच्छा जी। अब यहाँ पर चूंकि हमने अरे दी हुई है और उसको कोई आर्गुमेंट नहीं दिए, इसलिए कोई हमारे पास वहाँ पर डाटा नहीं आया है। लेकिन अब इस लूप में हमने करना क्या है कि हमने ये जो पहली पोस्ट है इसको एक लार्ज ग्रिड में रखना है, और बाकी की जो पोस्ट है उनको स्मॉलर ग्रिड में रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सारे स्ट्रक्चर को मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको यहाँ पर एक नया डिव बनाता हूँ। इसको कह लेता हूँ लार्ज ग्रिड। ओके, और एक और इसी की डुप्लीकेट बनाता हूँ और इसे कह देता हूँ स्मॉल ग्रिड। और इसमें हम ये पैराग्राफ रिमूव कर देंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर पैराग्राफ नहीं है। अच्छा, अब हमने तय करना है कि सिर्फ पहली पोस्ट के लिए ये लार्ज ग्रिड लोड हो, बाकी सारी पोस्ट के लिए हमारे पास स्मॉल ग्रिड लोड हो। और इस सारे को हमने एक कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर रखना है, जिसको हमने फिलहाल कॉलम के थ्रू मैनेज किया हुआ है, इसको हम कर देंगे फीचर्ड ग्रिड, इसका नाम रख देंगे, और CSS के थ्रू इसके ऊपर ग्रिड वगैरह जो भी लगाना है हमने वो लगाएंगे। अब ये हम कैसे करेंगे कि जी सिर्फ पहले ब्लॉक के ऊपर जो है वो लार्ज ग्रिड इंप्लीमेंट हो, बाकी सारों के ऊपर जो है वो स्मॉल ग्रिड वाला ये कोड हमारा चले या लोड हो।
और उससे पहले क्यूरी को भी तो देखना है ना। एरे में आपने सबसे पहला आर्गुमेंट पोस्ट टाइप का पास करते हैं नॉर्मली, कि कौन सी पोस्ट टाइप से आप पोस्ट लेकर आना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं पोस्ट से लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद आप एक आर्गुमेंट करते हैं स्टेटस। तो मजीद चेक कर लेते हैं पब्लिश है या पब्लिश्ड करना है हमने। आ, ये स्टेटस पैरामीटर्स। एक तो हमने पोस्ट स्टेटस नेम है, उसका स्टेटस नहीं है। और दूसरा यहां से हमने देख लेना है पब्लिश ही है। ओके, अच्छा जी, ये तो हो गई बेसिक पैरामीटर्स। पोस्ट टाइप पोस्ट है और पोस्ट स्टेटस हमारे पास पब्लिश है। इसको ज़रा भी फिलहाल मैं लोड करता हूँ। तो ये हमारे पास ये पोस्ट लोड करके ले आया है। अब हमने पहला काम इसको रिस्ट्रिक्ट करना होता है, बताना होता है कि अ, कितनी पोस्ट आप लेकर आओ, जो कि आप यहाँ से पेजिनेशन पैरामीटर से देखते हैं। पोस्ट पर पेज में एक इंटीजर आपने पास करना होता है। आप बताते हो कि कितनी पोस्ट आपको चाहिए। तो मैं इसको कह देता हूँ कि हमें जनाब सिर्फ जो है वो 5 पोस्ट चाहिए इसमें। अब याद रखें अभी हमारे पास दो दो ब्लॉक रन हो रहे हैं कोड के। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ये इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को जो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, आप एक वेरिएबल बनाकर उसमें भी सेपरेटली रख सकते हैं, लेकिन हम स्पेस बचा रहे हैं और वेरिएबल नेम बचा रहे हैं कि हम, क्योंकि हमने इसको मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर यूज़ करना, तो हमें बार बार वेरिएबल नेम चेंज करके आर्ग्यूमेंट्स बनाने होंगे सेम पेज के ऊपर हैं। तो इसलिए हम एरे की सूरत में इसके अंदर ही आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसको, इसके ऊपर छोटा सा पीएचपी का एक हम काम करेंगे। वो क्या कि हम एक इनिशियलाइजेशन का वेरिएबल बनाएंगे और इसको इसको मैं कह लेता हूँ एफ आई, यानी कि फीचर्ड इनिशियलाइजेशन। इसको 1 से स्टार्ट कर लेते हैं और हर लूप में इसे, यहाँ पर लूप हमारा ख़त्म हो रहा है, इसमें एक का इंक्रीमेंट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जब तक इसकी वैल्यू 1 है तब सिर्फ ये कोड लोड करेंगे, और उसके अलावा रेस्ट ऑफ द लूप आइटम्स हम जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर लोड करेंगे। तो आप उसको एक सिंपल पीएचपी इफ कंडीशन के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं इफ एफ आई इज इक्वल टू 1, देन डू दिस else do this। अच्छा जी, अब देखें थोड़ा सा कमाल हमारे पास आया कि ये अब हमने यहाँ से देखना है लार्ज ग्रिड कितनों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है और स्मॉल ग्रिड कितनों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके, तो हमारे पास काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। लार्ज ग्रिड सिर्फ एक ब्लॉक के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है। उसके बाद स्मॉल ग्रिड जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 मजीद ग्रिड्स के ऊपर आ गया। अब हमने सिर्फ CSS के थ्रू इसे कंट्रोल ही करना है कि भाई पहले जो, अब इसमें ऑब्वियसली ये नीचे जो आ रही हैं ये स्टैटिक डाटा भी हमारे पास आ रहा है कुछ, क्योंकि इस ब्लॉक में हमने
इससे नीचे ये वाला, ये अब हमें रिमूव करना होगा कॉलम, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, और यहाँ पे पोस्ट में आता हूँ। बेसिकली टाइटल हमारे पास मेरे ख्याल से ठीक नहीं आ रहा है। वो इस वजह से क्योंकि हमने टाइटल में प्रिंट ही नहीं किया उसको अभी। तो यहाँ पर अच्छा जी, अब हम इसका एक्चुअल डाटा जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि टाइटल है तो हम यहाँ पर द टाइटल को यूज करेंगे, और ऑब्वियसली इसे हम एक एंकर टैग के अंदर रखेंगे। और यहाँ पर भी हमने द टाइटल में ये तो सॉरी पहला ब्लॉक है, और स्ट्रक्चर का थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है। ओके, और अच्छा, इमेज के ऊपर भी जो है वो ये पहले ब्लॉक में हमारे पास टाइटल आ रहा है, बाकी ब्लॉक्स में नहीं रखना था। ये क्या चक्कर है स्ट्रक्चर। यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। ओके, अब जो है ये मेटा है, ये हार्ड कोडेड इंफॉर्मेशन है। ये भी आप मुख्तलिफ टैग्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन पुल कर सकते हैं। जैसे पोस्ट की डेट आपने पुल करनी है तो द डेट, द ऑथर, इस तरह से आप वो टैग्स जो हैं वो देखेंगे। टेम्पलेट टैग्स जो होते हैं वर्डप्रेस के पोस्ट के अंदर आने वाले। उसके अलावा हमारी ये जो अंडरस्कोर्स की फाइल है, इसमें भी टेम्पलेट टैग्स में एक ये एंट्री फुटर का एक फंक्शन बना होता है, जिसमें इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो पुल की गई होती है। जैसे कैटेगरीज की लिस्ट है, टैग्स की लिस्ट है, और सो ऑन। और उसके अलावा आपके पास ये पोस्टेड बाय का एक फंक्शन होता है जिसमें वो ऑथर ले आता है, और पोस्टेड ऑन का फंक्शन होता है जो कि उसकी डेट ले आता है। तो मैं इसके अंदर ही आप देख सकते हैं वही टेम्पलेट टैग्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो डेट है, डेट वाला पार्ट है, यहाँ पर हम द पोस्टेड ऑन वाला फंक्शन ले आते हैं, और पोस्टेड बाय वाला फंक्शन भी यहाँ से ले आते हैं। ओके, यहाँ पर हमें चाहिए एक्सेप्ट। ओके, अब आ, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी चाहिए हमें, और टाइटल यहाँ पर भी चाहिए।
और मेरे ख्याल से उस स्ट्रक्चर में वो फीचर्ड इमेज के ऊपर वहां पर जो टाइटल हमने जहां पर एको कर दिया था वहां पर कैटेगरी आनी थी, जो कि उसने मेरे ख्याल से उस तरह से रखी हुई थी, H6 के अंदर रखी हुई थी मेरे ख्याल से। हम्म, तो यहाँ पर कैटेगरी के लिए आप उसी तरह से द कैटेगरी का फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसके भी अगर आप वो कोड स्निपेस्ट वाली एक्सटेंशन आपने VS कोड में इस्तेमाल की हुई है तो वो आपको बस बता देता है कि इसमें कौन सी वर्डप्रेस की कोड स्निपेस्ट वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ले, तो बता देता है कि इसके बेसिकली पैरामीटर्स कौन कौन से आपको। एक तो सेपरेटर चाहिए कि मल्टीपल कैटेगरीज को वो सेपरेट कैसे करे, तो मैं कहता हूँ कॉमा सेपरेटेड कर दे। और उसके अलावा पेरेंट्स और पोस्ट आईडी हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लूप के अंदर ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसको ये जो करंट लूप है इसी में से वो उठाएगा चीज़ें। तो हम इसको द कैटेगरी के फंक्शन को मजीद देख लें तो उसमें सेकंड पैरामीटर क्या करता है, हाउ टू डिस्प्ले द पेरेंट्स एक्सेप्ट मल्टीपल सिंगल और एम्प्टी डिफॉल्ट। हम इसको सिंगल कर देते हैं। ओके, अब हम इसे रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज आ रही है, चूंकि एक पोस्ट को काफ़ी सारी कैटेगरीज असाइंड हैं तो वो आ रही हैं कॉमा सेपरेटेड। नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए, हमने तो वो डेमो डाटा ऐड इंपोर्ट किया है इस वजह से हमारे पास वो आ रहा है। अदरवाइज आपने एक ही कैटेगरी या मैक्सिमम दो कैटेगरीज होंगी तो आपने अप्रोप्रिएटली इन्हें स्टाइल कर लेना है। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और जो हमारा स्मॉल ग्रिड्स आ रहे हैं उनमें भी इसी चीज़ को हम लगा देते हैं। ओके, बाकी की इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से सारी आ गई है। तो अब ये हमारा एक WP क्वेरी को इस्तेमाल करते हुए हमने कस्टम लूप बना लिया। अब कस्टम मजीद कैसे करेंगे कि आप इसमें पोस्ट जो है वो स्पेसिफिक कैटेगरी से या स्पेसिफिक टैग की बेस पर लेकर आना चाह रहे होंगे। या तो आप फीचर्ड की एक कैटेगरी बना लेते हैं जिसमें से फिर आप कहते हैं कि जी फीचर्ड की कैटेगरी की पोस्ट सिर्फ आए, या आप उसको टैग के थ्रू मैनेज कर लेते हैं कि जी इसमें जो है वो सिर्फ इस जो टैग है इसकी पोस्ट जो है वो यहाँ पर आए। तो दोनों काम हम करेंगे। मैं पहले ज़रा जिनको कोई कैटेगरी असाइन नहीं है उन्हें कोई कैटेगरी असाइन कर देता हूँ। अच्छा, अब आप कैटेगरी और टैग के जरिए फिल्टर कैसे करेंगे, पैरामीटर्स कौन से हैं वो आपके पास ये देखें। दोनों की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, कैटेगरी पैरामीटर और टैग पैरामीटर्स। इनमें से आपने अप्रोप्रिएट चूज करना है कि कैटेगरी वाइज आपने फिल्टर करना है। तो आपने बेसिकली दो तीन तरीके से, बल्कि एक दो तीन चार पांच मेथड्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो आप सिंपली वो कैटेगरी कैट का वेरिएबल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें और उसमें आप बता दें कि जी इस कैटेगरी आईडी से आपने न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर बताया हुआ कि इंटीजर स्ट्रिंग और एरे आप किसमें पास कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आईडी बताएंगे उस कैटेगरी की जिसमें से पोस्ट लेकर आना चाह रहे हैं आप। अगर आप टैग की बेस पर जाते हैं तो आप टैग में स्ट्रिंग में बता देते हैं कि इस टैग की सिर्फ जो है वो पोस्ट लेकर आओ। जैसे इसमें मैं कह देता हूँ कि जनाब सिर्फ जो ऐसी पोस्ट जिनको टैग जो है वो फीचर्ड सेट है वो सिर्फ पोस्ट यहाँ पर लेकर आओ। तो यहाँ पर सिर्फ वो पोस्ट आएंगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम पोस्ट को असाइन भी कर दें जिनको हमने यहाँ पर लेकर आना है। खत्म, टाटा बाय बाय, कुछ नहीं है इधर। वो इसलिए नहीं है कि किसी भी पोस्ट को और टैग असाइन नहीं है। तो मैं यहाँ से अब वो टैग असाइन कर देता हूँ। इसको हम फ्यूचर में जब डायनामिक करेंगे कस्टमाइजर वगैरह के थ्रू तो फिर हम यूजर को सिलेक्ट करने के ऑप्शन देंगे, ड्रॉप डाउन वगैरह बना देंगे कैटेगरी, या कैटेगरी सिलेक्ट करवा देंगे यूजर से कि ये इस कैटेगरी से आप इस फीचर ब्लॉग में पोस्ट लेकर आना चाह रहे हो। या हम जो है वो टैग बेस्ड भी करते हैं तो यूजर से इनपुट ले लेंगे कि जी भी आप किस टैग की बेस्ड के ऊपर जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हो। दोनों मेथड से हम देख लेंगे। चलो भाई।
तो ये लें जी, अब हमारे पास पोस्ट जो हैं वो सिर्फ फीचर टैग जिनको सेट है वो आ रही हैं। अब आ जाते हैं इनकी स्टाइलिंग की तरफ। हमने क्या करना था कि पहला जो ग्रिड है उसे बड़ा रखना था, बाकी के जो ग्रिड हैं वो छोटे रखने थे। उसके लिए हम यहाँ पर ये हमने इसको फीचर ग्रिड की क्लास लगा दी थी, तो अब CSS ग्रिड के जरिए आप ये काम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोड को लगाना कहाँ है वो देख लें बस। ये लेआउट्स में लगाते हैं। अच्छा जी, फीचर ग्रिड में आप इसको पहले तो डिस्प्ले ग्रिड करेंगे, और इसके बारे में मजीद आपने पढ़ना है CSS ग्रिड को W3 स्कूल से ही देख लें, ये वो, ताकि आप इसको, मैं खुद जो है वो स्टैक ओवरफ्लो से देख के लगा लेता हूँ कोड। 50%, 25% और 25%। बेसिकली हमने क्या करना है कि पहले ग्रिड का जो साइज है वो हमने बड़ा रखना है, और बाकी उसमें ग्रिड जो है वो छोटे रखने हैं। ओके, अच्छा जी। अब कुछ पोस्ट जिनमें इमेज नहीं आ रहा उनको मैं रिमूव कर देता हूँ, या आप एक फॉल बैक इमेज लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे? यहाँ पर ये जो हमने ग्रिड लगाया हुआ है, जहाँ पर ये हमारा इमेज आ रहा है, बेसिकली ये देखेंगे द पोस्ट थंबनेल। अब इसको अगर आप चेक करना हो आपने कि कोई फीचर इमेज असाइन है या नहीं है, अगर असाइन है तो ये कोड लगा दो, नहीं असाइन है तो ये कोड लगा दो। तो आप वो कैसे करते हैं? उसके लिए आप जो है वो जैसे कि मैंने आपको कंडीशनल टैग्स बताए हुए थे वर्डप्रेस के, उनको आप इस्तेमाल करेंगे। इनमें काफ़ी सारे टैग्स होते हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे हैज़ पोस्ट थंबनेल। अगर तो पोस्ट को कोई थंबनेल असाइंड है तो द पोस्ट थंबनेल का फंक्शन इसके ऊपर लगा दो। एल्स आप जो है वो एक फॉल बैक इमेज बनाकर रख लें अपनी थीम की डायरेक्टरी में, थंबनेल के नाम से या किसी भी नाम से। तो आप क्या करें, जब आपने कंकैटिनेशन में और PHP के किसी फंक्शन के अंदर जब आपने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जैसे टाइटल हो गया या परमालिंक हो गया, तो आपने द टाइटल और द परमालिंक की बजाय गेट द टाइटल या गेट द परमालिंक करना है, ताकि वो अनफिल्टर्ड वैल्यू हमारे वो उसको दे, फॉर्मेटेड वैल्यू ना दे, क्योंकि इसको सिर्फ टेक्स्ट चाहिए होता है, हमने देना है इसे। तो गेट द टाइटल आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब इमेज का पाथ ऑब्वियसली आपको बताया हुआ है कैसे आपने देना है। अच्छा जी, मुदस्सर भाई कह रहे हैं एग्जिट फ्रॉम द टीम, होप एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। हम भी होप ही करते हैं कि एवरीथिंग रिकॉर्डेड होगी, नहीं है तो क्या कर सकेंगे। अच्छा जी, ये हमने नीचे सारा पाथ लगाया हुआ है। कहाँ पर? ये अच्छा जी, एसेट्स, इमेजेस,
अच्छा जी, यहाँ पर हमें IMG के फोल्डर के अंदर प्लेस होल्ड डॉट PNG की फाइल अवेलेबल है। अब जरा इसको रीलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब जिनको इमेजेस, कोई इमेज या फीचर्ड इमेज असाइन नहीं है, वहां पर हमारी ये इमेज आ जाएगी। अब ये देखें, अब आपने इसको CSS के थ्रू मैनेज करना है। उसके लिए ये आपका बेसिक ग्रिड तो बन गया है, लेकिन अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा जो काम वो ये करना है कि सिर्फ आपने पहले ग्रिड को बड़ा रखना है और उसको 2 रोज में फैलाना है। जो जो आप यहाँ से करेंगे कि ये लार्ज ग्रिड को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि लार्ज ग्रिड हम कहेंगे कि जी ये इसको हम 2 रो में फैला देंगे, तो हमारे जो बाकी के ग्रिड हैं वो राइट साइड के कॉलम में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और दूसरा, हमने इनके दरमियान एक गैप देना था, गैप इसको दे देते हैं 20 पिक्चर्स का। और अब लार्ज ग्रिड को हम कहेंगे कि जी वो, मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम भी अपने जो प्लगइन बना हुआ उसकी CSS से देखा था, कोड रोज में फैलाने के लिए इसे ये इसमें कॉलम हमने पहले ही बताया हुआ है 50%, रो जो है वो हमने चेंज करनी है। ये काम हमारे पास हो गया। तो अब ये हमने CSS से, अब ये इसको मैंने भी कोड उठा के लगाया भैया आपके सामने, तो इसको आपने एक्सप्लोर करना है कि ये किस तरह से काम करती हैं चीज़ें। स्टार्ट और रो एंड, ये आपने बेसिकली जो कोई भी जो ग्रिड रोज कितनी वो स्पैन, ये टेबल वाला हिसाब ही है कि कितने कॉस स्पैन और रो स्पैन वाला हिसाब होता है कि आपने इसमें बताना होता है। अब हमने काम ये करना था कि हमने पहले ग्रिड को जो है वो फैलाना था इतना कि ये यहाँ पर इस तरह से लेआउट आ जाए। वो ओबियसली राइट साइड पर हमारे पास 4 मजीद जो है वो ग्रिड थे जिनको हमने 25% विड्थ दी हुई थी, और उसके ज़रिए हमने 1 से 4 तक उसको स्पैन कर दिया था। तो हमारे पास ये रिजल्ट, ये व्यू जो है वो बन गया। अब इसकी सिर्फ आपने CSS से मज़ीद थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, जैसे ये लिंक के कलर चेंज करनी है, फ़ॉन्ट का साइज़ एडजस्ट करना है। बाकी ये देखिए पोस्टेड बाय और ये डेट वगैरह आ रही है, बाय 2 दफ़ा आ गया तो उसका, क्योंकि वो जो हमने कोड यूज़ किया है, जो फंक्शन बना हुआ है उसका, उसमें भी वो बाय साथ लिखा हुआ है। तो इसको आप जो है वो टेम्पलेट होम में जहाँ पर ये आपका बाय वैसे आपने लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें, क्योंकि वहाँ से भी बाय आ रहा है भाई, तो यहाँ से आप रिमूव कर दें। ये लें जी, ये अब आपकी इस ग्रिड में डायनामिक हो गया सारा काम, जो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से आपका डाटा यहाँ पर आ रहा है। और अब यहाँ पर हमने क्या करना था कि हमने अब ड्यूअल लूप वाला सिस्टम देखना था कि हम सेम कैटेगरी से ही पोस्ट लेकर आए, लेकिन कुछ पोस्ट को रिमूव कैसे करेंगे स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए। उसके लिए दोबारा से वापस आते हैं कोड एडिटर में, और ये जो हमारा लूप है इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं। और ये जैसे मोस्ट पॉपुलर है, इसमें आप देखें कि आपके पास शुरू में 2 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। एक लेफ्ट वाला कॉलम है और एक राइट वाला कॉलम है। राइट वाले कॉलम में ये पोस्ट जो है वो लिस्ट की सूरत में आ रही हैं, और लेफ्ट वाले कॉलम में आपके पास मजीद एक रो के अंदर 2 कॉलम में वो पोस्ट आ रही हैं आपकी। तो वो तो स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर इसे रखेंगे और यहाँ से उसके एंडिंग डाटा भी कॉपी कर लें भाई। और इसमें अब हमें
ये चीज़ें जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने इसमें इनिशियलाइजेशन वगैरह की थी, इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और इसमें ये जो हमने पहले ग्रिड वाला और दूसरे ग्रिड वाला इफ एल्स वाला काम किया हुआ है, ये भी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो फीचर की बजाय इसको हम क्या लेते हैं अब, हम क्या लेते हैं कैटेगरी लूप। ठीक है, और इसको कैटेगरी लूप 1 कर देते हैं। सेम नाम तो नहीं रखना ना हमने। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर पूरा का पूरा ये जो कॉलम है इसको उठाकर स्ट्रक्चर को लगा देंगे, क्योंकि यही सेम रिपीट हो रहा है हमारे पास। और डाटा डायनामिक करना है वो हमने ऊपर किया हुआ है, उसी को कॉपी कर लेते हैं। ये जो नेम वगैरह भी हम हार्ड कोड कर रहे हैं, इनको भी हम फ्यूचर में डायनामिक करेंगे, यूजर से जो है वो कस्टमाइजर के थ्रू मैनेज करवाएंगे कि वो अपनी मर्जी की सेक्शन टाइटल रखे और उसमें पोस्ट लेकर आए, और फिर उसका हम बाद में एलिमेंटर विजेट भी बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, और अब जो है वो यहाँ पर ये कैटेगरी आ गई, और इमेज, इमेज के लिए पूरा जो स्ट्रक्चर है इसी तरह से कॉपी करते हैं, ताकि इमेज जो है वो फॉल बैक वाला भी उसमें सिस्टम सारा आ जाए हमारे पास। ये आ गया जनाब टाइटल। अच्छा, अब जो है वो हमें ये डाटा, ये भी हमने किया हुआ है प्रिंट यहाँ पर। ओके, अब सबसे पहला काम हमने यहाँ पर क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट हमने करनी है 2। और ये टैग नहीं, अभी हम कैटेगरी से लेकर आएंगे। कैटेगरी से भी मैंने आपको बताया हुआ है, पैरामीटर यहाँ से देख लें। कैटेगरी आपने किस तरह से, आप मल्टीपल कैटेगरी से जो है वो पोस्ट लेकर आना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो तरीका है। ये कैट में आप मल्टीपल कैटेगरी से जब आपने पोस्ट लेकर आनी है, तो आप सिंपली स्ट्रिंग बना देते हैं उसे, और जो कैटेगरी आईडीज हैं उन्हें पास कर देते हैं। और कैटेगरी नेम में भी आप जो है वो स्ट्रिंग में नेम से कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जब दे देते हैं, तो वो मल्टीपल कैटेगरी से भी पोस्ट आ जाती हैं। ओके, और अब जो है वो हम कैटेगरी आईडी वाला या कैटेगरी नेम वाला चूज कर लें। कैटेगरी नेम हम, अब नेम में यहाँ पर आपने वो कैटेगरी का जो स्लग बन रहा है बेसिकली वो देना होता है। जो आप नेम लिख रहे हैं उसमें और स्लग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आपने स्लग कैसे करना है चेक, वो आप कैटेगरीज में आए, और किसी भी कैटेगरी को जब आप एडिट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर उसका स्लग मौजूद होता है। तो ये जब हम डायनामिक करेंगे तो ऑब्वियसली यूजर जब सिलेक्ट कर रहा होगा तो उसमें हमने डायनामिक फंक्शन लगाया होगा, वो ऑटोमेटिकली उसकी आईडी या नेम फेच करवा लेंगे। अच्छा जी, अब इस लूप में जो पोस्ट हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से आनी है, 2 पोस्ट आनी है। तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी से 2 पोस्ट आ गई। अब इस लिस्ट में भी हमने टेक्नोलॉजी कैटेगरी से ही पोस्ट लेकर आनी है, लेकिन जब हम अगेन इसी को यूज करेंगे तो वो ये 2 पोस्ट भी साथ इंक्लूड होंगी, तो हमने इन दोनों को सिर्फ रिमूव करना है और सेम कैटेगरी से पोस्ट लेकर आनी है। वो अब हम कैसे करेंगे, उसके लिए यही लूप हम पूरा कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ये साइड बार बॉक्स। अच्छा, हर एक पोस्ट को साइड बार बॉक्स का स्ट्रक्चर असाइन किया गया है। ओके, तो यहाँ से मैं इसकी क्लोजिंग और एंडिंग वगैरह कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, ओपनिंग एंड एंडिंग, क्लोजिंग और एंडिंग नहीं।
अच्छा, और अब इस स्ट्रक्चर को अब हमने इसमें पोस्ट कह लेंगे, लेट्स सपोज 4 लेकर आनी है और कैटेगरी सेम रखनी है, लेकिन हमने पहली 2 पोस्ट को इसमें से रिमूव भी करना है। तो यहाँ से पहले मैं ये बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो रिमूव कर दूं, जो लगे हुए हैं बॉक्सेस, ताकि डाटा हमारे पास रिपीट ना हो। और बेसिकली डाटा भी ले आए एक्चुअल, ताकि नज़र आए हमें चीज़ें। यहाँ पर इमेज आना था, यहाँ पर हमारा कैटेगरी नेम आना है, यहाँ पर टाइटल आना है। ओके, अब यहाँ पर इमेज साइज जो है वो हमने होम ग्रिड की बजाय देना है थंबनेल। ओके, और इसको CSS से हमने एडजस्ट भी करना है। मैक्स विड्थ वगैरह इसके ऊपर लगानी चाहिए, और उसके लिए मैं इसको एक एंकर टैग के साथ ही कॉपी करता हूँ। ओके, इसमें फ्लेक्स लगाया हुआ, और फ्लेक्स में आइटम्स को
ओके। लेकिन अभी जो है वो जो हमारा मकसद है वो, अभी मैं फिलहाल से अगर यहाँ से अगर कैटेगरी रिमूव करूँ थोड़े वक्त के लिए, कहाँ गई ये कैटेगरी? सिर्फ टाइटल रखते हैं। तो इसमें जो है वो कि पोस्ट अगर आप देखें तो ये देखें, यही सेम पोस्ट दोबारा हमारे पास यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर अब इसको हम कैसे टैकल करेंगे कि हमने दो सेपरेट लूप बना लिए, दो सेपरेट लेआउट्स हैं, लेकिन सेम कैटेगरी से पोस्ट आ रही हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो कैटेगरी लूप का ये ज़रूरी नहीं होता, आप ना भी करेंगे तो, लेकिन सेफ साइड पर आपने हमेशा रहना है, वेरिएबल नेम चेंज करना ही है आपने। ये हमारे पास लूप 2 है। अब इसमें आपने क्या करना है कि सेम कैटेगरी से पोस्ट लेकर आनी है, लेकिन आपने पहली दो पोस्ट रिमूव करनी है, क्योंकि हमारे लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में भी उसी कैटेगरी से पोस्ट आ रही हैं। तो वो आप कैसे काम करेंगे? वो आप काम करेंगे डब्ल्यूपी क्वेरी में, आपके पास एक मेथड होता है ऑफसेट का, जिसमें आप ऑफसेट में नंबर ऑफ आइटम्स बताते हैं जो आपने उस लूप में से पहली आने वाली रिमूव करनी होती हैं। सिंपली यहाँ पर आप ऑफसेट, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ आइटम्स बता दें कितनी आपने रिमूव करनी है। तो हमने पहले दो आइटम्स इस लूप में से रिमूव करनी है। तो आपके पास ये देखें, अब उसी कैटेगरी से पोस्ट आ रही हैं, लेकिन पहली दो पोस्ट छोड़कर नेक्स्ट जो बाकी की पोस्ट हैं वो आपके पास आ रही हैं। और यहाँ पर ये जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है, कहाँ गया? ये साइड बार है, और ये यहाँ पर एक्सर्ट भी ले आते हैं, लेफ्ट साइड बार वाले कॉलम छोटे लग रहे हैं। अब इस एक्सेप्ट का जो साइज है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फंक्शंस डॉट पीएचपी के में, कि आप डिफॉल्ट एक्सेप्ट का साइज कैसे एडजस्ट करेंगे। तो चलें आज साथ थोड़ा सा मज़ा भी करते हैं, चैट डॉट ओपन यहीं पर जाते हैं आप लोगों को डेवलपमेंट के लिए। इस तरह के सब जब छोटे छोटे पीस ऑफ कोड्स आपने जनरेट करने होते हैं तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त फीचर है हमारे पास, फीचर कह लें, टूल कह लें, जिसने हमारी डेवलपर्स की ज़िंदगी थोड़ी सी, अब यहाँ से मज़ीद अगर आपने रिफाइंड कोड चाहिए होते हैं तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन मिलती है गिटहब के कोड को पायलट की। उसकी आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आप वो अपने कोड एडिटर में एडजस्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, और आप सिर्फ कमेंट करते हैं कि मुझे ये वाला कोड चाहिए तो वो आपको ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। यहाँ पर हम एक नई चैट बनाते हैं और हम जीटीपीटी पे कहते हैं कि जी, ये लीजिए, हमने कहा जी राइट कोड टू लिमिट वर्डप्रेस एक्सेप्ट टू 25 वर्ड्स। देखते हैं हमें ये क्या देता है यहाँ पर। वैसे हम तो खुद तो कर ही लेंगे। ये ले, ये आपके पास कोड है।
जो कि वर्डप्रेस के एक्सेप्ट की लेंथ को, क्योंकि वर्डप्रेस की एक हुक लोकेशन बनी हुई है एक्सेप्ट लेंथ की, जिस पे आप जिसको कॉल करके आप उसमें सिर्फ जो है वो इंटीजर में वैल्यूज को रिटर्न करते हैं कि आपको कितनी जो एक्सेप्ट की आपकी जो काउंट है वो आपने कितना रखना है। तो मैं यहाँ से functions डॉट php में आता हूँ और सिंपली ये जो कोड उसने जनरेट किया है हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, तो जनाब हमारा काम हो जाएगा। अब देखें, अब आपके पास जो एक्सेप्ट है, अब ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं इनको भी आप वर्डप्रेस की लोकेशन का फिल्टर बना हुआ है जिसको आप फिल्टर कर सकते हैं और इसको आप एक लिंक बना सकते हैं बाकायदा, या इन डॉट्स को लिंक कर सकते हैं। सो अब ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपने यहाँ पर लिख कर इससे पूछना है कि एक्सेप्ट में रीड मोर वाले जो डॉट्स हैं उनको आपने चेंज कैसे करना है। ये तो आप गूगल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। और अब ये हमारे पास इस टेक्नोलॉजी कैटेगरी में से ये पोस्ट आ रही हैं सेपरेट लेआउट में, और अब बाकी आपने काम खुद परफॉर्म करना है। ये वाला आपने बनाना है, डिफरेंट 2 कैटेगरीज में से पोस्ट लेकर आए। ये एक्सरसाइज फाइल्स आपको लेक्चर के बाद मिल जाएगी, और इसमें अब आपने सबसे पहले तो इसकी स्टाइलिंग फिक्स करनी है। अब आपकी असाइनमेंट सुन लें साथ साथ कि आपने सबसे पहले इसकी ये सारी स्टाइलिंग फिक्स करनी है इसको प्रॉपर, और उसके बाद ये जो 2 ब्लॉक्स हैं इनमें आपने लूप लगाकर उनमें से इस स्ट्रक्चर में पोस्ट लेकर आनी है 2 डिफरेंट कैटेगरीज से। और दूसरा, आपने जो हमने ब्लॉग का वो इंडेक्स डॉट पी की फाइल है ये जो बनी हुई है, इसकी भी थोड़ी सी इंडेक्स डॉट पी के ऊपर ये स्टाइलिंग एडजस्ट करें इनको। एक खूबसूरत एस्ट्रा का डिफ़ॉल्ट ब्लॉग का लेआउट देख लें, उसके उसकी तरह वो इसी तरह से आता है पोस्ट, लेकिन आप उसको थोड़ा सा CSS लगा कर खूबसूरत कर लें। ये जो साइड बार रजिस्टर्ड है इसमें आने वाले विजेट्स में जैसे कि ये लिस्ट है, इसको ज़रा स्टाइलिंग करें, इसकी एडजस्टमेंट करें, और थोड़ा सा मार्जिन वगैरह देखें राइट साइड बार को, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए चाहे कोई बॉक्स शेडो या बॉर्डर या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लें। दूसरा जो है वो अब कैटेगरी का भी जो पेज है जो कि आपका archive डॉट php होगा, तो आपने जो सेम इंडेक्स डॉट php के ऊपर जो सारी स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करनी है, जो स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है, वही आपने ये कैटेगरी जो archive डॉट php है इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर देना है। दूसरा, जो ड्राइव का फोल्डर है हमारा उसमें सिंगल पोस्ट का लेआउट pst फाइल मैंने अपलोड की हुई है, आप लोगों ने वो फॉलो करके जो सिंगल डॉट php है हमारी जो टेम्पलेट फाइल है इसमें स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह से सारा एडजस्ट करके लेके आना है pst के अकॉर्डिंगली, यानी कि जब कोई सिंगल पोस्ट विजिट की जा रही है तो ये जो उसका अजीबोगरीब लेआउट है इसको अब आपने रिफाइन करना है, और इसको नेक्स्ट लेक्चर तक आपने ये चीज़ काम कंप्लीट करके असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे बतानी है, ताकि फिर हम इस कोर्स में मजीद आगे बढ़े। इसको दोबारा रिपीट, इसको लेक्चर को प्रीवियस को रिपीट करने की 2 रीजंस थी। एक तो जिन लोगों को समझ नहीं आई अच्छे तरीके से वो समझ लें, दूसरा इसकी रिकॉर्डिंग हमारे से डिस्टर्ब हो गई थी, ताकि अब ऑब्वियसली इस कोर्स को बाद में पब्लिश किया जाएगा चैनल के ऊपर, तो इनकम्प्लीट चीज़ें तो नहीं देनी। जो भी बाद में देखेंगे ये रिकॉर्डेड कोर्स उनको फ़ायदा होना चाहिए, ताकि ये चीज़ें जो हम रिकॉर्डिंग करनी भूल गए थे वो चलें। उसका फ़ायदा 2 तरह से हो गया, एक तो आपको दोबारा से जो है वो चीज़ें समझने को मिल गई, और 2 जो है वो दूसरा जो है वो बाकी जब रिकॉर्डेड इस कोर्स को पब्लिश करेंगे ताकि उन लोगों को भी इससे फ़ायदा हो और वो जो है वो इसको फॉलो कर सकें। तो अब आ जाएं जी सवाल, अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं लास्ट लेक्चर से रिलेटेड, लास्ट लेक्चर यही था तो यही दोबारा मैंने रिपीट किया है, तो और उसके अलावा असाइनमेंट से रिलेटेड, तो अब आप फटाफट पूछ लें ताकि इस क्लास को क्लोज करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ये जी ब्लॉक बेस्ड जिस तरह भी हम विजिट ऐड कर रहे थे, सर इसमें आज आपने कहा ना कि उसकी भी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग अप्लाई होती है, तो हमें फ्यूचर में मतलब जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम क्या किस तरह से ये नहीं देखें कि मींस के एफिशिएंटली हम स्टाइल मैनेज कर लें, मतलब यानी एडवांस लेवल पे जो होता है। उसके लिए क्या होगा कि जितने भी वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्स हैं वो आपको लगाने होंगे, लगाकर उनको आउटपुट करना होगा, और फिर उनकी देखनी होगी कि उनके ऊपर पेरेंट क्लास कौन सी इंप्लीमेंट हो रही है, उनके एलिमेंट्स के ऊपर क्लास कौन सी इंप्लीमेंट हो रही है। उन सारी क्लासेस को आपने अपनी थीम की CSS फाइल्स में जाकर अपने इस हिसाब से स्टाइल करना है, फिर आपको इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा।
ओके सर। ये होती है थीम कंपैटिबिलिटी। आपने वो फिर अपनी थीम में सारे ब्लॉक्स की वो कंपैटिबिलिटी स्टाइल की ऐड करनी होगी स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो तो डिफॉल्ट स्टाइल आउटपुट करेगा जो ब्लॉक एडिटर से फ्रंट एंड पर दे रहा है। तो जब आपने इसको अपने थीम में अपने कलर स्कीम और अपने चीज़ों के हिसाब से एडजस्ट करना होगा, तो आपको वो तमाम जो कम अज़ कम जो पॉपुलर ब्लॉक्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जैसे लेटेस्ट पोस्ट का हो गया, कोई फॉर्म का ब्लॉक हो गया, या इस तरह से ब्लॉक कोड का ब्लॉक हो गया, उन सारों को आपने अप्रोप्रिएटली अपने डेमो में, थीम का जो डेमो आप बना रहे होंगे, एक पेज के ऊपर सारे लगाने हैं, लगाकर उनके क्लासेस को चेक करना है, और फिर उसमें सारों को अप्रोप्रिएट उनकी CSS पेरेंट क्लासेस लेकर, या उनकी जो चाइल्ड क्लासेस है जो भी है, उनको आपने अपने थीम में स्ट्रक्चर और स्टाइल करना है उन सारे पॉपुलर या मोस्ट यूज होने वाले ब्लॉक्स को। उसके बाद फ्यूचर में जैसे जैसे कोई बंदा रिपोर्ट करे आपको आपकी प्रोडक्ट में कि ये वाला ब्लॉक ठीक से काम नहीं कर रहा, ये इसमें ये इशू है स्टाइलिंग का, तो आप उसको फिर अपडेट्स की सूरत में उन चीज़ों को फिक्स करते रहते हैं, यूज़र जो आपको फीडबैक देता रहता है। ओके सर। सर वैसे ये जो स्लाइडर्स होते हैं, ये कैरोसेल, ये मोस्टली इनके कहाँ से मतलब यानी स्टाइल्स वगैरह का आइडिया होता है? मेरे पास एक था कैरोसेल बनाने वाला, वो काफी अजीब सा था, टिल्टेड सा मतलब हुआ था। मेन कैरोसेल स्ट्रेट था, और जो राइट और लेफ्ट वाले उसके थे ना इमेजेस, वो टिल्ट हुई थी। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा ग्रुप में। वो सर उसकी समझ नहीं लग रही थी, मैंने दो तीन और लोगों से पूछा था, बट वो किसी से भी नहीं हो रहा था। चलो सेंड करना, देख लेंगे क्या है वो। तो आपने बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी होती है जो भी कैरोसेल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी। ठीक है सर। सर वो ये किसकी लाइब्रेरी है ना, जावास्क्रिप्ट की, स्वाइपर, वो यूज कर रहे थे हम्म। वहां, तो कहीं नहीं मिला था। बट डॉक्यूमेंटेशन को ही अच्छे से फॉलो करें, मैं तो डॉक्यूमेंटेशन ही देखता होता हूँ इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है सर। मैं नॉर्मली ऑल कैरोसेल यूज करता हूँ, स्वाइपर मैं यूज नहीं करता ज्यादा। ये बेहतरीन कैरोसेल है, इसमें सारे फीचर्स हैं, मोबाइल स्वाइप भी है, ड्रैग भी है, रिस्पॉन्सिव, सब कुछ होता है इसमें। और नॉर्मली यही सारे यूज कर रहे होते हैं थीम्स में और अपने प्लगइन्स में। ठीक है सर, मैं देखता हूँ, आपको सर शेयर कर और दूंगा। इसकी सबसे मजे की बात यह है कि इसकी आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ये देखे मिलती है, जिसमें आप इसको आप एक्सप्लोर करके अच्छे तरीके से उसको स्टाइल कर सकते हैं और लगा सकते हैं। उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। ठीक है सर। और सर माउस एक व्हील चीज के आप, जरिए भी हो जाता है। सर एक चीज और आपसे पूछनी थी, ये इसी से रिलेटेड ही। सर आजकल रिएक्ट का काफी ट्रेंड आ रहा है, इसमें आपका इसके बारे में क्या कहना है कि उस पे बनाना ज्यादा सही रहेगा फ्रंट एंड के, इसी तरह जिस तरह हम बना रहे हैं HTML से? यार रिएक्ट का फ्रंट एंड तो आप रिएक्ट बेस्ड ऐप्स में बनाओगे ना, वर्डप्रेस थीम में थोड़ी बनाओगे थीम, वो तो रिएक्ट बेस्ड आपने करना है, तो आपको ब्लॉक वाला थीम बनाना होगा। नहीं सर, मतलब यानी वैसे नहीं हो सकता कि फ्रंट एंड हम उस पे बना लें और डेटा वैसे जिस तरह तो वो नॉर्मली हम आप इस पे बना लें? हेडलेस वर्डप्रेस यूज करते हैं ना उसके लिए, फिर आप फिर थीम ही बनाते हैं वर्डप्रेस का कोई, आप हेडलेस सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक। ओके सर। उसके में फिर आप रेस्ट एपीआई के थ्रू डाटा फैच और सेंड करते हैं। ठीक है सर। और कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो। अक्सर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ लो, क्वेश्चन कर लो, फिर ना होगा अगली क्लास में असाइनमेंट का पूछूं तो आपको होगा मुझे पहले समझ नहीं आई थी।
ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो फिर अब क्लास क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट क्लास तक ये जितनी भी असाइनमेंट मैंने आप लोगों को अब दी है इसको लाजमी कंप्लीट कर लेना है सारों ने। सिंगल पोस्ट का पेज, और ये इसकी स्टाइलिंग, और ब्लॉग का इंडेक्स डॉट पीएचपी का पेज, और कैटेगरी का आर्काइव डॉट पीएचपी का पेज, इनको स्टाइल आप लोगों ने कर लेना है। इनको सिर्फ स्टाइल ही करना है, डाटा सारा इनमें आ रहा है। ओके सर, इंशाल्लाह। चलें फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।